नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीजे और लाउड स्पीकर्स को लेकर एक बड़ा आदेश दिया है। सीएम योगी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। लाउड स्पीकर और डीजे को लेकर एक सख्त आदेश दिया है उन्होंने। लाउड स्पीकर की आवाज़ पर स्थायी नियंत्रण हो, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज़ पर स्थायी नियंत्रण हो और होली पर तेज डीजे बजाने वालों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह सख्त आदेश दे दिए हैं कि लाउड स्पीकर और डीजे की आवाज़ पर यानी वॉल्यूम पर कंट्रोल हो, स्थायी नियंत्रण हो। तेज़ आवाज़ की परमिशन नहीं दी गई है और ऐसे में यह बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और तमाम अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि तेज़ डीजे और लाउड स्पीकर ना बजे। एक कंट्रोल्ड वे में यदि इन्हें चलाया जाए तो बेहतर होगा और जो स्थायी नियंत्रण है इनके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर, वह बरकरार रहनी चाहिए। तो सीएम योगी ने होली के मद्देनज़र ये सख्त आदेश दिए। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह इसी खबर पर जुड़ गए हैं। आनंद, तो एक तरफ तो होली की खुमारी लोगों में चढ़ने ही लगी है, लेकिन सब जानते हैं कि तेज़ आवाज़ की म्यूज़िक, डीजे, लाउड स्पीकर ये सब खूब बजता है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह आदेश कि इस पर स्थायी नियंत्रण हो, तेज़ आवाज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये पूरा मसला क्या है? बिल्कुल। देखिए कुणाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक कर रहे थे, जिसमें तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। और इस बैठक में उन्होंने इस बात के स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो धार्मिक स्थल है वहां से लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको नियंत्रित किया जाए और इसकी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाए। ये समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात के निर्देश देते रहे हैं और यही कारण है कि समान भाव से किसी के लिए उसमें कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। सभी के लिए समान भाव से उन्होंने कहा है कि जो लाउड स्पीकर जो तेज आवाज में बजते हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, उन पर नियंत्रण किया जाए। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि होली का त्योहार है, होली का उत्सव है, होलिका दहन होना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी सावधानियां बरती जाए, किसी को जो आम जनता है उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। डीजे, आपने देखा होगा बीते कुछ वर्षों में डीजे जो होली पर बजने का प्रचलन शुरू हुआ है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष तौर पर कहा है कि इसकी जो तेज ध्वनि होती है, इसको तेज आवाज में बजाया जाता है, इस पर नियंत्रण रखा जाए, इस पर सख्ती से इसको और इस पर रोक लगाई जाए। तो इस तरह के तमाम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सर्किट हाउस में बैठक के दौरान ये आला अधिकारियों को दिए। आनंद, ये जो सिर्फ आदेश है आवाज को लेकर है, क्योंकि बहुत जगह यह भी शिकायतें आती है कि भाई अश्लील फूहड़ गाने भी बजाए जाते हैं तेज आवाज में, उस पर भी कोई बातचीत है क्या? बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण को रोका जाए, तेज आवाज में डीजे को या जो लाउड स्पीकर उनको रोका जाए, बल्कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुणाल इस बात को कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, किसी को, आम जनता को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि सभी चीजें उसमें समाहित है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस बात को लेकर निर्देशित कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका आनंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर संभल से आ रही है, जहां संभल के जामा मस्जिद में एएसआई की टीम पहुंचेगी। रंगाई पुताई को लेकर जो आदेश मिला है उसको अमली जामा पहनाने के लिए। तो यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां जामा मस्जिद में आज एएसआई की टीम पहुंचेगी। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने बताया कि यहां आज से रंगाई पुताई का काम शुरू होगा। मेन गेट से पुताई का काम शुरू होगा, इसके बाद सजावट का काम करवाया जाएगा। कुछ मस्जिदों में आज त्रिपाल भी डाले जाएंगे। होली के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो यह खबर हम आपको संभल से बता रहे हैं, जहां एएसआई की टीम आज मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए जामा मस्जिद पहुंचेगी। पिछले काफ़ी समय से संभल की जामा मस्जिद सुर्खियों में बनी हुई है। बुधवार को मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मस्जिद की बाहरी दीवारों पर सफ़ेदी कराने की इजाज़त दी है। कोर्ट के इस फैसले का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्वागत किया है, साथ ही खुशी भी जाहिर की। मस्जिद कमेटी ने पुताई की अनुमति के लिए सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने कहा, हम इस फैसले से बेहद खुश हैं। हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जो जायज़ है।
एएसआई और हम दोनों मिलकर मस्जिद की पुताई करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिन में काम शुरू किया जाएगा या संपन्न हो जाएगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता चरण सिंह इसी खबर पर जुड़ गए हैं। चरण, तो देखिए लगातार सुर्खियों में संभल भी बना हुआ है और संभल का जामा मस्जिद भी बना हुआ है। ऐसे में होली भी नज़दीक है, रमज़ान का महीना चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला कि रंगाई पुताई होगी और उसके बाद की जो पूरी कहानी है हमारे दर्शकों को बताइए। मुस्लिम समुदाय के लोग के बीच में क्या प्रतिक्रिया है, एएसआई की टीम की पहुंचने की बात है, कार्य कब से शुरू होगा और इसमें क्या क्या चीज़ समाहित है? चरण जी, कल हाईकोर्ट ने जो है कल फैसला सुनाया है कि जो जामा मस्जिद है, जहां आवश्यकता है वहां पर रंगाई पुताई की जाए। लेकिन जो एएसआई की जो रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कि यहाँ पर जो अंदर है वहां पर जो उसके ढांचा को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तो रंगाई पुताई और डेकोरेशन जो बाहरी है वहां पर की जाएगी। साथ ही उसको लेकर अब तैयारियां इनकी उनको जो है साथ रंगाई पुताई केवल एएसआई के ही उसमें निगरानी की जाएगी, लेकिन उसका भुगतान जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी करेगी। साथ ही अब आज से होली शुरू हो जाएगी और रंग भी जो है लोग डालना शुरू हो जाएंगे। इसके तहत जो जल्लूस निकलता है संभल नगर में, वो उस रास्ते पर 10 मस्जिदें पड़ती हैं, उन पर जो है कल से मस्जिदों को त्रिपाल से ढकने का कार्य, जिस साइड से रास्ता निकल रही है उस साइड से ढकने का कार्य शुरू हो गया था। तो इस तरह से लगातार यहाँ पर जो है जिला प्रशासन की बात करें तो कैमरा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे और साथ ही जो मस्जिदें हैं उन पर जो है लेखपाल और नायब तहसीलदार और तहसीलदार इनकी जो है ये जो है फील्ड में जो है सक्रिय रहेंगे। तो इस तरह से अब यहाँ संभल कहीं ना कहीं जो 24 नवंबर को जो घटना हुई थी, हिंसा घटना हुई थी, उसको लेकर सुर्खियों में था, लेकिन जिला प्रशासन अब उपद्रवियों को मौका देना नहीं चाहता है। साथ ही अब कल होली है और जुमा भी है, तो उसको देखते हुए कल जो है 2:30 बजे नमाज पढ़ी जाएगी और अगर जिसको रंग बर्दाश्त नहीं है वो ना निकल के आए, प्रशासन ने भी कहा है। और अगर पड़ भी जाता है तो दोनों भाईचारा, दोनों समुदाय के लोग भाईचारे से रहे और अगर ऐसा कोई जबरदस्ती रंग डालता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चरण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां अब अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी की भागीदारी विधानसभा में बढ़ेगी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई, जहां महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत हुई और जीत के बाद बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस राज्य के नए सीएम बने। शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन हाल के दिनों में शिवसेना और एनसीपी के साथ बीजेपी की टकराव की अटकलें लगाई जा रही हैं। अजीत पवार और शिवसेना की ओर से सत्ता में और भी भागीदारी की दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में अजीत पवार गुट की सत्ता में भागीदारी बढ़ सकती है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो बीजेपी के एक ही नेता को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। राहुल नार्वेकर एक बार फिर अध्यक्ष बने। उनके खिलाफ कोई नामांकन दाखिल नहीं होने के कारण वो निर्विरोध चुने गए। लेकिन अब सबकी नज़र इस बात पर है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद किसे मिलेगा, शिवसेना या राष्ट्रवादी अजीत पवार समूह को। इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। खबर है कि एनसीपी अजीत पवार गुट को विधानसभा उपाध्यक्ष का पद मिलेगा। इस पद के लिए अजीत पवार गुट के नेता अन्ना बनसोड़े के नाम पर चर्चा हो रही है। संभावना यह है कि अन्ना बनसोड़े को विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें विधानसभा सत्र के अंतिम सप्ताह में उपाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। एकनाथ शिंदे को लेकर चल रही अटकलों के बीच यह खबर अब सामने आई है। हाल में अजीत पवार गुट के कोटे से मंत्री रहे धनंजय मुंडे को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। बीड़ में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले पर उन पर यह गाज गिरी थी। अब उपाध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी इस इस्तीफे की कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, तो एक तरफ तो यह अटकलें लगाई ही जा रही थी, हालांकि बार बार एकनाथ शिंदे इसको खारिज करते हैं, ऑल इज वेल कहते हैं, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो खटास की खबरें हैं वो आती रहती है। ऐसे में
क्या इससे फायदा अजीत पवार वाले गुट को होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि उपाध्यक्ष के कुर्सी पर उनकी नजर है और संभवतः यह कुर्सी उन्हें मिल भी जाएगी। और यह रास्ता तब और क्या क्लियर हो गया जब धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया। इस पूरे सूरत हाल के बारे में बताइए। जिस तरह से बीजेपी और शिवसेना में जो अटकलें जो हैं बताई जा रही थी, कई मामले सुर्खियों में थी। इस पर हमेशा जवाब दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से विधानसभा सीट की स्पीकर का जो पद है वो अन्ना बनसोड़े को देने की बात कही जा रही है। चर्चा में शामिल है। अन्ना बनसोड़े अजीत पवार गढ़ से पिंपरी चिंचवड़ से विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनको ये स्पीकर का पद देना तो शिवसेना की कहीं ना कहीं नाराजगी भी बताई जा सकती है। हालांकि इसे दूर भी कैसे किया जाएगा अब ये भी देखना है। और वहीं जिस तरह से अजीत पवार के गढ़ से जो विधायक अपना मंत्री रहे धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिया गया था, ये राजनीतिक का कहना है कि इसे बरकरार रखने के लिए तो उन्हें स्पीकर का जो पद है वो डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीति को बैलेंस करने के लिए ये बात कही जा रही है। हालांकि अब देखना है कि तीनों गठ में जिस तरह से बीजेपी के जो स्पीकर हैं और डिप्टी के स्पीकर अगर अजीत पवार गढ़ से होते हैं तो शिंदे गढ़ को क्या पद दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दूर की जाती है या नहीं, या हमेशा सुर्खियों में रहेंगे। हालांकि इसके पहले भी कई मामले में सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के कई प्रोजेक्ट की जांच भी कराई गई है। हालांकि जब मीडिया में जब बात आती है तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि सब इस मामले पे ठीक है, राजनीतिक में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो अब देखना है कि जब डेप्यूटी स्पीकर का पद उनको दिया जाता है तो एकनाथ शिंदे की तरफ से क्या वो जो है बयान दिया जाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर्वजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश के धार से आ रही है, जहां एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। गलत दिशा में आ रहे अनियंत्रित गैस टैंकर ने कार और पिकअप को टक्कर मार दी है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं धार से, जहां टैंकर ने कार और पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी है और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा इतना भयावह था कि कार पूरी तरह पिचक गई और लोग उसी में फंसे रह गए। पिकअप में भी लोग फंसे रहे, उन्हें निकालने के लिए क्रेन को बुलाया गया। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज चल रहा है और माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। तो यह खबर हम आपको मध्य प्रदेश के धार से बता रहे हैं, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। गलत दिशा से आ रहे गैस टैंकर ने एक कार और पिकअप को टक्कर मार दी है। बहुत विभत्स हादसा था और कार पूरी तरह पिचक गई। लोग इसके अंदर ही फंस गए। कुल 5 लोगों की मौत की सूचना आ रही है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस खबर पर और ज़्यादा अपडेट लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह जुड़ गए हैं। संतोष, ये भीषण सड़क हादसा जिसके बारे में हम दर्शकों को बता रहे हैं, पूरा हादसे के बारे में बताइए, कैसे हुआ यह हादसा? घायलों की जो हताहत हुए हैं उनकी कितनी संख्या है, क्या स्थिति है अभी की? हाँ बिल्कुल कुणाल, ये बहुत भीषण सड़क हादसा है। ये बदनावर उज्जैन 4 लाइन में ये हादसा हुआ है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब इसमें मृतकों की संख्या 7 हो गई है कुणाल। 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वहाँ पे 3 लोग और घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ये टैंकर जो है कुणाल, ये गलत साइड से, रॉन्ग साइड से आ रहा था। पहले इसने पिकअप को जोरदार टक्कर मारी, उसके बाद कार को टक्कर मारी। कुल मिला के इसने 2 वाहनों को जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें 7 लोगों की अभी तक मौत हो गई है, वहीं 3 लोग घायल हैं कुणाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका संतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होली और ईद के मद्देनज़र एक अहम सुरक्षा समीक्षा बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी होली, ईद, रामनवमी और सरहुल जैसे प्रमुख पर्व त्योहारों के मद्देनज़र राज्य में विधि व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड से जुड़ी हुई, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने यह अहम बैठक की है। जुम्मा होली को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसके साथ ही ईद, रामनवमी, सरहुल जैसे प्रमुख पर्व पर भी चर्चा हुई। ये बैठक झारखंड मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के वरीय प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति रही। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पर्व त्योहारों के दौरान राज्य में शांति, सौहार्द और बेहतर कानून व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पावन पर्वों का उत्सव अपराध मुक्त और भाईचारे के वातावरण में मनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए पुलिस को सतर्कता के साथ अलर्ट मोड में कार्य करना होगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह भी जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी अजय, देखिए सब जानते हैं झारखंड के बारे में और झारखंड के सीएम के बारे में कि जो हेमंत सोरेन हैं वो सब धर्म के पर्व और त्योहारों में उतनी ही खुशी से सम्मिलित होते हैं। ऐसे में उनकी यह समीक्षा बैठक खास तौर पर ईद, रामनवमी, सरहुल और होली के त्योहारों को लेकर क्या मायने रखती है? इस बैठक से क्या कुछ निकल कर सामने आए और क्या निर्देश दिए गए? देखिए कुणाल, जो है कल बीती रात तक जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और चूंकि उनका ये स्पष्ट रूप से उनका ये निर्देश है कि आने वाले जो पर्व त्योहार का जो मौसम है, आने वाले जो जैसे अभी कल एक दिन के बाद ही होली है, रमजान के महीने चल रहे हैं, कुछ ही दिनों में सरहुल आने वाले हैं, तो इन तमाम जो आने वाली जो पर्व है उन पर्व पर जो है ध्यान रखते हुए, उनके मद्देनजर रखते हुए वो उन्होंने अपने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में जो है वो किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। जितना है अलर्ट मोड में पुलिस को रहने की उन्होंने कहा है, किसी तरह की अप्रिय घटना न घटे, सांप्रदायिक तनाव न हो, किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो। क्योंकि यहाँ झारखंड में ऐसा अमूमन होता रहा है कि यहाँ जो है सांप्रदायिक तनाव जो है, सांप्रदायिक जो है वो दंगे भड़का करते हैं। इसलिए जो मुख्यमंत्री है जो इस बार जो है पूर्ण रूप से ये स्पष्ट उन लोग अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहा है कि आप चाहे जिस किसी भी हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। इसीलिए लगातार जो वैसे क्षेत्र है जहां जो है मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, ड्रोन से लगातार जो है उनको दिया गया है, निर्देश दिया गया है कि आप ड्रोन से वैसी स्थितियों पर नजर रखें और अपने अधिकारियों के साथ अपने बड़े अधिकारी या पुलिस के जितने भी जो तमाम जो छोटे और बड़े अधिकारी हैं उन सबों की जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं कि किसी भी हाल में कोई भी अप्रिय नई घटना घटे। दूसरी तरफ जो जुलूस के जो मार्ग जो हैं उन लोगों पर जो वैसे जुलूस जो संवेदनशील जुलूस जहां पर निकलते हैं तो उनके जो रास्ते होते हैं, उनके जो मार्ग जो तय किए रहते हैं, उन मार्गों पर भी ये विशेष रूप से चौकसी रखने की निर्देश दिया गया है। ठीक। दूसरी तरफ ये जो है राज्य में जो अवैध जो मादक पदार्थ जो बिक रहे हैं, यानी कि जो चूंकि कुछ ही दिन पहले की बात है, ठीक है, स्वास्थ्य विभाग ने जो निर्देश दिया था कि जो है पान, ठीक है, मतलब तमाम निर्देश ऐसे दिए गए हैं जिससे सौहार्दपूर्ण माहौल में ये सब पर्व और त्योहार मनाए जा सके। बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में हुए डबल मर्डर से जुड़ी हुई है, जहां जिले में 2 दिन पहले हुए डबल मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको डबल मर्डर से जुड़ी हुई बता रहे हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले में 2 दिनों पहले हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया है। मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। चरवा थाना क्षेत्र के काजू गांव में 10 मार्च को मामूली बात पर मां बेटे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से आरोपी फरार हो गया था। मामले में पीड़ित के परिजनों ने नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने डबल मर्डर के नामजद मुख्य आरोपी शनि सरोज पुत्र संतोष सरोज निवासी ग्राम काजू थाना चरवा जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही आरपीएफ टीम के साथ रेलवे स्टेशन देवरिया से गिरफ्तार कर लिया और इसे वापस हिरासत में लेकर थाने लाया गया है। संवाददाता राम किशन हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। जी राम, आखिर ये बहुत सनसनीखेज मामला था, लगातार पुलिस दबिश बना रही थी। इस मामले के बारे में भी थोड़ा लोगों को बताइए और कैसे मुमकिन हो पाई है इस आरोपी की गिरफ्तारी। जी कुणाल जी, बताना चाहता हूँ कि 10 मार्च को माँ बेटे को कुल्हाड़ी से काट के उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था, जिसको कल रात को सूचना मिली है एसओजी को कि देवरिया के स्टेशन के पास ये घूम रहा था। तभी वहां पे आरपीएफ की टीम सिपाहियों और
एसओजी ने इसको गिरफ्तार कर लिया था और उसको वहां से जब कौशाम्बी लाया गया तो जैसे चरवा थाना के पास पर जहां पे इन्होंने कुल्हाड़ी से हत्या की, तो जो वारदात जो जिसमें था उसको उसने बैग में कुल्हाड़ी को जैसे निकालना था तो उसने उसका तमंचा लोड कर रखा था, उसी से तुरंत पुलिस ने फायर कर दिया था। जवाबी फायर में जिसको पुलिस मुठभेड़ में इसके पैर में गोली लग गई थी। इसको अस्पताल लेके जहाँ इसका इलाज चल रहा है जी का। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।